हेलो एवरीवन दोस्तों। तो दोस्तों बजट 2023 जिसका आप सभी को और हम सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, तो वो घड़ी आ चुकी है। तो दोस्तों बजट 2023 ने आपके लिए क्या किया है, यूथ के लिए क्या किया है, इस महिलाओं के लिए या फिर हर सेक्टर में क्या क्या योगदान रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो बजट है वो अमृत काल का बजट है। ठीक है, बिल्कुल इसकी ये थीम रही है अमृत काल का बजट। तो दोस्तों क्या है ये अमृत काल का बजट, इसमें कुछ अमृत जैसा हुआ भी है या नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों एक एक सेक्टर पे हमें पूरी तरीके से नज़र रखनी है और ये जानना है कि किस सेक्टर में कितना एलोकेशन हुआ है। तो दोस्तों जुड़ जाइए आप इस बजट के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बार पहले छोटा मोटा सा बता दूं कि बजट का मतलब क्या होता है। बजट का मतलब सिंपल सा ये होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास कहां से कितना पैसा आ रहा है और कहां उसका जा रहा है, कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है, इसका एक विवरण। ठीक है, जो ये एक विवरण है इसी को हम बजट कहते हैं। एस्टिमेटेड विवरण है। ठीक है, एस्टिमेट किया जाता है कि आने वाले समय में क्या क्या चीजें करी जाएंगी, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया जाएगा, तो ये सारी चीजें बजट के अंदर बेसिकली दर्शाई जाती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं बजट को एएफएस के नाम से यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में आती हैं, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में लिखित है। तो चलिए बजट के कुछ फैक्ट्स को जानते हैं और समझते हैं, जरा 2023 के इस बजट पे समझते हैं और थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पहली बात तो कि बजट को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा करा जाता है। और किसको मतलब इस समय पे जो बजट प्रेजेंट किया गया किसके द्वारा किया गया, तो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट को प्रेजेंट किया गया। दोस्तों बजट 1 फरवरी को ही इसलिए आता है। पहले कई बार बच्चे सोचते हैं कि बजट 1 फरवरी को क्यों प्रेजेंट किया जाता है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फैब क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि पहले ये लास्ट वर्किंग डे ऑफ फैब होता था, यानी कि 28 फरवरी या 29 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता था। अब ये ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो बजट है, बजट को चाहिए होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। क्या चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है, मई जून तक का टाइम इसे चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, मई जून का टाइम चाहिए नहीं होता, मतलब खिंच जाता था। जब लास्ट वर्किंग डे ऑफ फैब बजट प्रेजेंट किया जाता था तो उसे लागू करने में जो समय सीमा लगती थी वो लगभग मई जून तक की लग जाती थी। तो ये टाइम जबकि वित्त वर्ष 1 फरवरी को 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है, तो इसीलिए बजट को थोड़ा सा आगे लगाया गया ताकि 1 अप्रैल से पहले कुछ समय मिल सके। ठीक है, इसीलिए इस समस्या का निजात पाते हुए बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर देते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट गाइस? कि चलिए यहाँ पे विजन फॉर अमृतकाल, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस बजट का जो विजन था वो एक अमृतकाल का है। आपको पता है कि अमृतकाल हमारा ये ईयर हम पूरा अमृतकाल चल रहा है, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स, इसका बेसिकली विजन क्या था, पहले हम विजन से बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन द यूथ, यानी कि जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, सिटीजन्स के साथ यूथ के ऊपर भी इस बजट में फोकस, इसके साथ ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन का मतलब है कि इस बजट का कहीं ना कहीं विजन था कि भाई जितनी ज़्यादा ग्रोथ हो सके, जॉब के क्रिएशंस हो सकें, तो इसके बजट में थे। तो गाइज ये मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे तो पहला विजन यही बताया गया, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन द यूथ। अगला था ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशंस। ठीक है, जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट। जी हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि देखिए 2 तरह के इकोनॉमिक्स हैं, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो व्यष्टि और मैक्रो समष्टि। समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसकी यहाँ पर ये बात की जा रही है मैक्रो की, मैक्रो का मतलब होता है कि एंटायर नेशन के ऊपर, यानी कि अगर जो क्रियाएं करी जा रही हैं, जो एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं, उससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है, कोई पर्टिकुलर प्रभावित नहीं हो रहा, उससे एंटायर कंट्री प्रभावित हो रही है। और उस एंटायर कंट्री में सभी लोगों के उसको कैसे बेनिफिट दिए जा सकते हैं, हम इंडिविजुअल लेवल पे काम ना करके बल्कि हमें मैक्रो लेवल पे काम करना। ऑब्वियस सी बात है गाइस कि बजट इज ऑल्सो
मतलब ऑल्सो यू कैन से ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो दैट्स वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना मतलब बजट का भी उद्देश्य होना चाहिए और ओवरऑल ग्रोथ का भी, जीडीपी ग्रोथ ही जब भी स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। ओके, इसके बाद चलिए तो सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज, ठीक है, तो 7 चीज़ों पे प्रायोरिटीज दी गई है, सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज जिसको बोला गया है। तो क्या है ये सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज? तो बच्चा ये सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज के अंदर पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है कि जो भी आज हम काम कर रहे हैं या हम आज एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आने वाले टाइम तक हमें बेनिफिट दे, ठीक है, यानी कि आज गवर्नमेंट ने बजट बनाया है, ये बजट सिर्फ आज का बजट ना रह के आने वाले न जाने कितने समय तक के लिए बेनिफिट्स दे, इसीलिए ये बजट के मतलब ये बात करी गई इंक्लूसिव ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए अमृतकाल में, ठीक है। अनलेसिंग द पोटेंशियल, इसके बाद ग्रीन ग्रोथ यानी कि ग्रीनरी की ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ को देखते हुए ही इस बार 74th जो परेड रखी गई थी जिसमें कि ये कहीं ना कहीं मोटिव रहा था, तो उत्तराखंड की झांकी को बेस्ट प्राइज मिला था फॉर द ग्रीन ग्रोथ के लिए भी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रांग बनाना, यूथ पावर, देखिए कोई भी कंट्री अगर और अगर वो देश भारत देश है तो ये याद रखिएगा भारत में तो मैक्सिमम जो मतलब जनसंख्या है या पॉपुलेशन है वो ग्रोथ की है, यूथ की है, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो यूथ की है। तो दोस्तों यूथ जो है अगर वो यूथ बेहतर रूप से सशक्त नहीं बन पाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, तो बजट छोड़ो देश की ग्रोथ बहुत वो हो जाएगी। इसके बाद रीचिंग द लास्ट माइल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके सप्तऋषि माने गए हैं। तो आपसे अगर पेपर में ये भी आ सकता है, देखिए ये सारा का सारा सप्तऋषि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि सप्तऋषि किस चीज़ को कहा गया। तो ये 7 पॉइंट्स जो हैं ये सप्तऋषि हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों पे नज़र डालेंगे। ओके गाइस, तो चलिए वन बाय वन करके एक एक करके आराम आराम से समझते हुए चलेंगे आज की क्लास में, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, कोई भागना नहीं है, कोई दौड़ना नहीं है, आराम आराम से एकदम स्टेप बाय स्टेप रख के करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है हमारे मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए इन्होंने इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि समावेशी विकास को आगे बढ़ाते हुए सबका साथ सबका विकास रखा, जिसमें कि एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेट्स के लिए क्या दिया है। तो चलिए पिटारा खोल देते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्डिंग एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग मतलब इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए बिल्डिंग नई नई बिल्डिंग्स को और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। सेटिंग अप द एग्रीकल्चर एक्सक्लेरेटर फंड, यानी कि जो एग्रीकल्चर नए नए स्टार्टअप्स होते हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देना, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, तो उसके लिए न्यू स्टार्टअप्स की बात करी गई। इसके साथ साथ दोस्तों ANB आत्मनिर्भर भारत, ANB स्टैंड्स फॉर द आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट्स प्रोग्राम टू बी लॉन्च, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर जो मतलब प्लांट प्रोग्राम्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका, क्योंकि देखिए दोस्तों हमारी ये सिर्फ हमारी जीडीपी के लिए नहीं बल्कि हम लोग इसका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उसके लिए नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे। टारगेटेड फंडिंग 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट एट द एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड द फिशरीज सेक्टर्स। तो बच्चा यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन फैक्ट्स को आपको पता भी होने चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पे ये बताया भी गया है कि 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है, कौन कौन से सेक्टर्स को दिया गया, हस्बेंड्री, डेयरी जो भी मतलब डेयरी के जो होते हैं, और फिशरीज सेक्टर्स, ठीक है, जो फिशेस मछली वगैरह के सेक्टर होते हैं उनके बाद लिए, ठीक है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो सेटिंग अप ऑफ द वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी विल बी इनहेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग कैपेसिटी से इनको इंक्रीज किया जाएगा। इसी के साथ मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर द मिलेट्स, ठीक है। तो श्री अन्न मतलब जो मिलेट्स है, मिलेट्स क्या होते हैं, जो हमारे अनाज होते हैं उसके लिए योजना करी गई है, दैट इज श्री अन्न। मिलेट्स ईयर चल रहा है 2023, हम लोग मिलेट्स ईयर पिछले 2 साल से लेना चाहते थे बाजरा को, तो बाजरा जो है हमारा एज अ मिलेट ईयर चल रहा है, तो उस चीज़ में इनहेंस के लिए, ठीक है, सपोर्ट टू बी गिवन बाय द IIMR
IIMR, ठीक है, और साथ ही साथ हैदराबाद फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें मिलेट्स को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, उसकी फार्मिंग को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, तो इसके लिए IIMR हैदराबाद के साथ टाइप्स किए जाएंगे। इस मैं आपको बता दूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद गाइस थोड़े स्टैटिक फैक्ट्स में जाएं तो मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। पिछले अगर वर्षों में देखा जाए, 2015 से 2022 तक देखा जाए, तो इस बार का जो क्रेडिट दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर को वो ज़्यादा है, ठीक है। तो 186 जो दिया गया है, मतलब 186 है 2000, ठीक है, तो करोड्स में है गाइस से 186 जो है ये दिया गया है, ठीक है, लाख करोड़ है, 186 लाख करोड़, ओके। तो 186 रुपए में समझ लेना है ना। तो 186 लाख करोड़ जो दिया गया है ये एग्रीकल्चर सेक्टर को 2022 के बजट में, ठीक है। 2021 के बजट में 158, 139, 126, 116, 1707, 92 और 85 2015 में। तो अभी तक का हाईएस्ट रहा है रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। साथ ही साथ जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, ठीक है, तो वो कितने टन्स इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 2015 से अगर हम देखें तो इसकी ग्रोथ कंटिन्यू यहाँ पर एक बार स्टेबल हुई है 2018 और 2019 में, बल्कि यहाँ पर इसकी जो मतलब टन्स ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा क्या करेंगे हम उस चीज़ के लिए वर्क करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, तो वो इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। तो डिक्रीज तो करेगा नहीं, उसके लिए ऑलरेडी वर्क किया जा रहा है, राइट। तो ये यहाँ पर इसको रखा गया है। इसके साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबका साथ सबका विकास इंक्लूसिव ग्रोथ में भी हेल्थ फैसिलिटीज़ में मैं आपसे बता दूं 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज विल बी स्टेबलाइज अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। तो निर्मला सीतारमन जी के अकॉर्डिंग 157 नए नर्सिंग कॉलेज जो हैं वो खोले जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे एनीमिया के लिए मिशन चलाया जाएगा, ठीक है, एनीमिया, ठीक है, एलिमिनेशन मिशन जो है, जो काफ़ी समय से हमारे देश में मतलब चलाया जा रहा है एनीमिया मुक्त भारत के लिए, तो उसके मिशंस पे काम किया जाएगा। इसके नए नए प्रोग्राम सेल्स वगैरह लॉन्च किए जाएंगे। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे न्यू प्रोग्राम टू बी प्रमोट रिसर्च इन फार्मा सेक्टर्स में नए नए प्रोग्राम आएंगे, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बात करी है, ठीक है। अब ये नहीं बताया कितना आएगा क्या आएगा, पर लेकिन उसको गवर्नमेंट ने कंसिडर किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ एंड मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन में जो किया गया है, ये 2000, ये आप ये देख रहे हैं, ये 2019 का डाटा है हेल्थ का, और ये 2019 और 23 का डाटा है एजुकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये 2019 का डाटा है और ये 2023 का डाटा है, ठीक है। यहाँ पर 1.4 था जीडीपी के अंदर, अभी 2023 में इसका जो ग्रोथ देखी जा रही है वो 2.1 देखी जा रही है। एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो 2019 में ये 2.8 था, अभी 2.9 की इसमें ग्रोथ देखी जा रही है। हालांकि इसमें, ठीक है, बाद में अगर आप देखें तो 2020 का ईयर जो पूरा इफेक्ट रहा कोविड से, बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा था, जिसमें कि हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ अनस्टेबल हुई, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अगला आता है अगला आता है रिवैम्प टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टीचर्स के ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को और मतलब उन चीज़ों को मतलब डेवलप किया जाएगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाएंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी सेटअप फॉर द चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, ठीक है। तो जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है वो बच्चों के लिए और किशोर अवस्था के जो होते हैं उन सभी के लिए मतलब वो की जाएगी। स्टेट विल बी इंकरेज टू सेटअप फिजिकल लाइब्रेरी एट अ पंचायत एंड वार्ड लेवल। ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गाइस, दिस इज इम्पोर्टेंट कि स्टेट विल बी इंकरेज टू सेटअप द फिजिकल लाइब्रेरी, ठीक है, फिजिकल लाइब्रेरीज एट अ पंचायत एंड वार्ड लेवल्स, ठीक है। पंचायत और वार्ड लेवल्स पर इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो किया जाएगा, इनकरेज। आगे गाइस अगले में जाएंगे, नेक्स्ट में। इसके बाद 9 करोड़ मतलब द बिग टैंक्स दैट द एक्यूमुलेट्स टू ऑल। अगला आता है 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन फॉर द रूरल हाउसेस, ठीक है। 9 करोड़ जो मतलब शुद्ध पेयजल होते हैं उसके कनेक्शंस लोगों तक पहुंचाए जाएंगे।
ठीक है, तो ये याद रखेंगे। कैश ट्रांसफर 2.2 लाख करोड़, ठीक है, 2.2 लाख करोड़ ओवर द 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री किसान योजना। किसान योजना के तहत 2.2 यानी कि 2.2 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है, जिसका बेनिफिट 11.4 करोड़ फार्मर्स को होने वाला है, यानी कि किसान को होने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ इंश्योरेंस कवर्स फॉर द 44.6 करोड़ पर्सन अंडर, ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जन ज्योति योजना के तहत। ठीक है, तो ये इसमें कितने लोग कवर होंगे? 44.6 करोड़ पर्सन इन दोनों योजनाओं के तहत कवर होंगे। ठीक है, हेल्थ स्कीम्स है। इसके बाद यहाँ पर बेटा अगर आप देखते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, तो यहाँ तक आप सभी को ये समझ आ गया होगा। तो चलिए एक बार यहाँ पे जनधन बैंक अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। तो 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक अकाउंट, ठीक है, तो इसके लिए अकाउंट्स वगैरह खोले जाएंगे। आपको पता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई ही किस चीज के लिए गई थी? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, समावेशी विकास को, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? समावेशी, इसका मतलब होता है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन ठीक है, तो वित्तीय समावेशन जो है या फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, इसका मतलब होता है जिन सेक्टर पर बैंकिंग नहीं है या जहाँ जो लोग बैंक से नहीं जुड़े हो उन्हें जोड़ना। तो जब से ये चल रही है प्रधानमंत्री जनधन योजना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो गाइस कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख के बताइए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये कब लागू करी गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू करी गई? 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस अंडर द उज्ज्वला योजना। तो भैया उज्ज्वला योजना जो है, जो कि किसके लिए है? मतलब जो बेसिकली एलपीजी कनेक्शंस है, इसके मतलब इसकी जो लिमिट्स रखी गई है 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए जाएंगे। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 120 करोड़ पर्सन्स, ये ऑलरेडी हो चुका है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट में बात करेंगे। अगला जो आता है, ठीक है, तो जीवन ज्योति योजना के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद अब कुछ स्टैटिक फैक्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो कुछ स्टैटिक फैक्ट्स अगर आप देख रहे हैं, ग्रोथ मतलब यहाँ पे ग्रोथ के और अर्बन डेवलपमेंट के, ठीक है, ये सब फैक्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट 4 ईयर्स, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर 2022 में 7.2% पे है। ठीक है, तो 7.2% पे, जो कि यहाँ पे हाईएस्ट था मार्च 2000 मतलब ठीक है, तो मार्च में ये सबसे ज़्यादा 2020 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। भैया कोविड हो रखा था उस समय पे, तो भैया रेट तो हाई होना ही था। तो मार्च में सबसे ज़्यादा हाई था, यानी कि 20.9 था। अभी करंट में 7.2 बेसिकली ये चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि रिड्यूस हुआ है। और आने वाले समय में अकॉर्डिंग टू द माननीय वित्त मंत्री ये आगे वाले समय में रिड्यूस होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और फैक्ट्स पे बात करेंगे गाइस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री पीजीटीजी, ठीक है, तो प्रधानमंत्री पीजीटीजी की हम बात करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है पर्टिकुलरली वॉरेनेबल ट्राइबल ग्रुप्स की। तो इनके लिए भी क्या किया गया है? काफ़ी सारी योजनाएं करी गई हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि लोकसभा में रिसेंट बहुत सारे ये केसेस भी अभी चल रहे हैं, जैसे बेटवा कुरबा हो गया, कई सारे केसेस चल रहे हैं। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने इनके लिए भी बात करी। ठीक है, जिसमें कि गाइस मैं आपको बता दूं, मोर टीचर टू बी रिक्रूटेड फॉर द 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ठीक है, ये जो एकलव्य स्कूल्स हैं ये किसके लिए हैं? ये पर्टिकुलरली ये है ही ट्राइबल्स या फिर जनजातियों के लिए। ठीक है, जिसमें इनको और ज़्यादा मतलब क्या किया जाएगा, टीचर्स की संख्या इसमें बढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था एकलव्य स्कूल्स का, जो पहले गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था, बजट में ही लिया गया था। अब इसमें हर साल इसके लिए बात की जाती है। ये हमारा सौभाग्य है कि हर बार एकलव्य स्कूल्स की भी बात होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करेंगे भारतश्री की। तो सेटअप द डिजिटलाइजेशन ऑफ एनिशिएंट इंस्क्रिप्शंस, मतलब देखिए डिजिटल भारत के लिए भी बात की गई, जिसमें कि 5G को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगी। इसके बाद आगे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। भैया ये भी बड़ा पॉइंट होता है बजट में। हम सबको बजट में क्या चाहिए होता है? हम सबको, महिलाएं कहती हैं हमें अपने जो भी हमारे अधिकार हैं या हमारे लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है, महिलाओं को अपना अलग बजट चाहिए होता है। इन्वेस्टर्स कहते हैं
हैं कि इन्वेस्टमेंट मार्केट में क्या हुआ, राइट, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं कि भैया हमारे लिए क्या खोला गया, यूथ कहता है कि नौकरी मिली या नहीं मिली, राइट, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी इस बार मतलब फोकसिंग पॉइंट रहा है। तो चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो ये आउटले रखा गया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है इस बात के बजट में। जी हाँ, इसे इंक्रीज़ करा गया है। कितना इंक्रीज़ करा गया है, तो ये तकरीबन 33.4% इंक्रीज़ हुआ है 10 लाख करोड़ रुपीस का, ठीक है। तो कैपिटल आउटले इंक्रीज़ हुआ है इस, क्योंकि गाइस क्या है ना कि अगर किसी भी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बूम होगा तो वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कैसे अचीव करेंगे। इन्वेस्टमेंट भले ही उस समय पे आपको वो ना दे, रिटर्न्स दे ना दे, पर लेकिन वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इनहेंस करता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 2-3 सिटीज वाया UIDF के मतलब क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए गवर्नमेंट आगे को फंडिंग करेगी, अभी ये नहीं बताया कितनी करने वाली है। इसके साथ गाइस AI मॉडल जिस पे भारत अभी रिसेंटली बहुत ही जोरों शोरों से काम करा है। जानते हो AI क्या होता है? AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स हो गए, आपके कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, AI तो है सब कुछ ही, राइट। इस समय पे गूगल भी बड़ी एक अच्छी योजना पे काम कर रहा है, ठीक है। तो साथ साथ आपको एक आध करंट अफेयर भी बताते चल रही हूँ, है ना। तो गूगल बड़ी अच्छी सी योजना पे काम कर रहा है, दैट इज़ वानी। नाम क्या है उसका? वानी। वानी जो ये स्कीम है प्यारे बच्चों, ये बेसिकली मतलब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक स्कीम है जिसके तहत आप सभी को पता होगा भारत में जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो कितनी हैं, 22 आधिकारिक भाषाएं हैं भारत में। पर उसके सिवा भी आप अलग अलग जगह जब जाते होंगे तो आप अलग अलग भाषाएं भी सुनते होंगे, राइट। आपने कुछ अलग बोलियां सुनी हैं। मैं तो कहीं भी जाती हूँ मुझे वहाँ की भाषा इन 22 लैंग्वेजेस से डिफरेंट ही लगती है। मैं अपना बताऊँ, वो कुछ अलग ही बोल रहे होते वो कुछ क्या कर रहे होते हैं, अलग ही बोल रहे होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए गूगल ने एक प्रोग्राम बनाया है, मतलब एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो 3 साल का है, दैट इज प्रोजेक्ट वानी, जिसमें भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी मदद कर रहा है, साथ ही साथ आर्ट पार्क, आर्टिफिशियल रोबोटिक पार्क, ठीक है। तो ये भी इसके साथ मदद कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि आज जब हम बात करते हैं एक मॉडर्न इंडिया की, अगर मैं बात करूँ आज एक अपडेट इंडिया की, तो यहाँ पे अपडेशन वही होगी कि भाई जो टेक्नोलॉजी है उसमें बूम आनी चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस मायने से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया 3 स्पेशलाइज्ड AI सेंटर्स टू बी सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। AI सेंटर्स, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी जीता जागता एग्जाम्पल दिया IIT कानपुर ने, जिसने आर्टिफिशियल हार्ट क्या करा, बनाया, जो कि कोविड-19 के समय अगर बन गया होता तो सोचो कितनों की जान बच चुकी होती, ठीक है। पर लेकिन उस चीज़ का इनोवेशन किया किसने? IIT कानपुर ने, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी टू बी इंट्रोड्यूस, ये अभी इंट्रोड्यूस करी जाएगी, ठीक है। इसके बाद मतलब इसे इंट्रोड्यूस किया भी गया है, ठीक है, जिसके तहत गवर्नेंस की चीज़ें आपको वहाँ अवेलेबल होंगी। इसके साथ AI बेस्ड सॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में AI यूज़ किया जाएगा, हेल्थ में, तो ये सारी हमारी चीज़ों के ऊपर बात करी गई माननीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विवाद से विश्वास आई लेस, ठीक है। तो MSME के लिए 2-3 फेज स्टार्ट करे गए हैं, विवाद से विश्वास फर्स्ट और विवाद से विश्वास 2, क्योंकि आप सभी को पता है MSME का जो सबसे बड़ा लॉस हुआ वो कोविड के समय में छोटे सेक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए थे, लाइक पब्लिक स्ट्रीट वेंडर्स को ले लो या इन सब को ले लो, तो ये बुरी तरीके से प्रभावित हो गए। इतनी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि MSME में लघु उद्योगी तो आते हैं, सब के सब बंद हो गए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो उन चीज़ों को इनहेंस करने के लिए किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, फेज 3 ऑफ ई-कोर्ट टू बी इंट्रोड्यूस, सरकार ने ई-कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि एंटिटी डिजी लॉकर्स टू बी सेटअप
फॉर यूज़ फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, डिजी लॉकर्स का यूज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार ने पूरा ध्यान देते हुए 5G सर्विसेज को भी पीछे नहीं छोड़ा है। जी हाँ, 100 लैब यानी कि 100 लैब क्रिएट किए जाएंगे फॉर द 5G सर्विसेज एंटायर इंडिया। ओके, तो ये लैब्स फॉर द 5G सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ओके, तो ये किए जाएंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ इससे क्या हो सकता है, टू टैप एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इससे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी इंक्रीज होंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स यानी कि LGD सेक्टर्स टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बाय द इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसके लिए यानी कि स्वदेशी निर्माण। ठीक है, तो स्वदेशी निर्माण को इन्हेंस किया जा रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, स्वदेशी निर्माण के लिए अभी रिसेंटली ही जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने 100 उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था। जी हाँ, 100 आइटम्स के इम्पोर्ट पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी थी, तो उसी से रिलेटेड ये भी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ बच्चा बात करेंगे ग्रीन ग्रोथ की। जी हाँ, ग्रीन ग्रोथ के चलते ही तो अभी 74 परेड 26 जनवरी को भारत के अंदर क्या किया गया था, उत्तराखंड की परेड को नंबर 1 दिया गया। क्यों? ग्रीन भारत के तहत। तो दोस्तों, ग्रीन भारत के तहत बजट को क्या मिला है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं कि इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात करूंगी, 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स। ठीक है, 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट मतलब लॉन्च किए गए हैं। लॉन्च इन द सेंस कि करे जाएंगे आगे, उसके लिए इनिशिएट लिया जाएगा अंडर द गोवर्धन स्कीम। ठीक है, किसके अंडर आएंगे ये? गोवर्धन स्कीम के लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था पूरे बजट में। ठीक है, जिसकी मैंने यहाँ पे ये बात करी है। आगे बढ़ते हैं, अमृत पीढ़ी युवा पावर। ठीक है भैया, यूथ पावर, युवा पावर, अमृत पीढ़ी का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये अमृत पीढ़ी के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, चलिए जानते हैं, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि आप सभी इसी युवा पीढ़ी पे टिकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि भैया हमारे लिए क्या हुआ है। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो प्रधानमंत्री, ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री PMKV, प्रधानमंत्री किसान विकास योजना। ठीक है, तो 4.2 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कृषि नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.2 विल बी लॉन्च। ठीक है, 4.0 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके पहले भी इसके जो फेसेस हैं ऑलरेडी लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसके तहत आपको ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी की नॉलेज, कंप्यूटर्स के बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिससे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। राइट, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यहाँ लिखा है कवरिंग न्यू कोर्सेज लाइक कोडिंग, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंडेक्स, रोबोटिक्स, 3D पेंटिंग एक्सेट्रा को भी रखा गया। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, पर अगर ये बेहतर रूप से काम करे, क्योंकि इनके जो सेंटर्स हैं वो बहुत जगह तो बहुत अच्छे हैं, पर बहुत जगह इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोर्सेज तो सभी हैं पर प्रशिक्षण देने वाले टीचर उस लेवल के हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत बेहतर रूप से अगर होता है तो दैट इज़ वेरी गुड। इसके बाद मेजर्स टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा वो किए गए हैं टूरिज्म सेक्टर्स के लिए। ठीक है, इसे डेवलप करने के लिए 50 डेस्टिनेशन टू बी सेलेक्टेड, 50 डेस्टिनेशंस को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, थ्रू चैलेंज मोड टू बी डेवलप्ड एज अ कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिज्म। ठीक है, तो इन सब के लिए 50 डेस्टिनेशंस चुनी गई हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। गोवर्धन स्कीम के बारे में मैं कई बार बता चुकी हूँ, अगर आपको इसमें कुछ भी जानना हो तो आप बाद में भी कभी देख सकते हैं। तो कई बार मैंने गोवर्धन स्कीम की बात करी है। तो चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर। यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर पे हम बात करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, तो फाइनेंशियल सेक्टर की भी हम लोग ऑलरेडी जो अभी मैंने बात करी गई थी, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट महिला सम्मान बचत योजना सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मुझे लगी है, उसके बारे में बात करूंगी। महिला सम्मान बचत जो पत्र है, बेसिकली इसमें एक स्मॉल सेविंग के लिए, फीमेल्स की स्मॉल सेविंग के लिए ये योजना बनाई गई है, जिसमें कि 2 साल के लिए आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। 2 लाख रुपीज़ तक इसमें वुमेन को फैसिलिटी बेसिकली दी जा रही है, और इसका इंटरेस्ट
इंटरेस्ट रेट क्या है जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.5 बेसिकली इंटरेस्ट रेट इसमें रखा गया है। तो ये अभी इंट्रोड्यूस करी गई है इस बजट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ गाइस आगे बढ़ते हैं। तो फिस्कल मैनेजमेंट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा कहते हैं। कब होता है राजकोषीय घाटा? बच्चा राजकोषीय घाटा जब होता है जब सरकार के जो राजकोषीय, ठीक है, जो राजकोषीय व्यय है वह ज़्यादा हो जाए एज कंपेयर टू राजकोषीय रेवेन्यू, यानी कि राजकोषीय राजस्व से, यानी कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किससे? रेवेन्यू से। तो जब घाटा होता है तो जीएसडीपी जो रखा गया है वो 3.5 एस्टिमेट किया गया है इस बजट में। इसके बाद इसको बहुत ज़्यादा टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट जो रखा गया है, मतलब ये कम कर दिया, मतलब होने की पूरी संभावना है। ये जितना बचत दिया जाता है इससे हमेशा ज़्यादा होता है, ये बात हमेशा याद रखना। 4.5 2025 और 26 इसका टारगेट दिया गया है कि यहाँ तक इसको लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बात हो गई है किसकी? फिस्कल डेफिसिट की। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले भी मैंने फिस्कल डेफिसिट की बात करी थी। आप जब भी बजट के इन डाटास को पढ़ते हैं तो उसे लास्ट 5 ईयर से ज़रूर कंपेयर करा करें, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक हम 5 साल तक बजट को कंपेयर नहीं करेंगे ना तब तक बेकार है, ठीक है। तो 5 साल नहीं तो 3 साल तक तो कंपेयर कर ही लो, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो कुछ स्टैटिक फैक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट काफ़ी हद तक भारत का कम हुआ है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पीली जो लाइन आपको प्रेजेंट हो रही है ये प्राइमरी डेफिसिट की है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ओके गाइस, तो प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट गाइस देखिए, क्योंकि अभी हम बजट पढ़ रहे हैं तो हम बजट के फैक्ट्स कर रहे हैं, तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो कि मैं ऑलरेडी छोटे छोटे टर्म्स को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो ये आप थ्रू 1-1 मिनट के मेरे छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, वहाँ आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, इसका जो डाटा है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ फिस्कल डेफिसिट की, जो अभी करंट में कितना बता रहा है वो 5.9 है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट जो है 2.9 और प्राइमरी डेफिसिट 2.3, ठीक है। तो ये दिए गए हैं। इसके साथ साथ जीएसटी मंथली रेवेन्यू कंटिन्यूसली, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो जीएसटी है हमारा, जो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं इन्हेंस हुआ है, ठीक है। तो जीएसटी जो मतलब आया है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया है? इन्हेंस हो गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। इसी के साथ साथ इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंक्रीजिंग, ये जो आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जो कि अभी इस जो फाइनेंशियल ईयर रखा गया है वो 10 बेसिकली यहाँ एस्टिमेट 10 लाख करोड़ बेसिकली क्या किया जा रहा है? एस्टिमेट किया जा रहा है 2024 तक के उसमें। इसके साथ साथ असेट क्वालिटी इन एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग असेट सरकार के रिड्यूस हुए हैं, 5.5% तक आ गए हैं, जो कि अगर 2020 में देखा जाए तो 8.2 थे। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट, सरकार का ऐसा पैसा जो किसी ने लोन लिया था और आज तक वापस नहीं किया, दैट इज एनपीए। उसे हम क्या कहते हैं? एनपीए कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एनपीए गाइस। तो ये एनपीए कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बात कर ली है। इसके बाद टैक्स प्रपोजल्स की बात करेंगे। तो गाइस इसमें टैक्स प्रपोजल में द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, जिसमें कि डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम लिमिट फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख इन द न्यू रेजिम, ठीक है। अब 7 लाख रुपए तक कोई भी आपको टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। एक्सेम्पशन लिमिट जो है वो क्या दी गई है? देखिए, अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% है, अगर 12 से 15 लाख के बीच में है, 12 से 15 लाख के बीच में है तो 20%, 9 से 12 लाख के बीच में है तो यहाँ पे 15%, 6 से 9 के बीच में है तो 10%, 3 से 6 के बीच में 5% और 0 से 3 के % में कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। तो ये आपको टैक्स लिमिट्स बता दी गई हैं, जिसमें कि 7% तक कोई भी इनकम टैक्स लिमिट नहीं रखी गई। अजम्पशंस मैंने आपको बता दी हैं कि एक्सेप्शंस क्या इसमें रखी गई हैं। इसके बाद दोस्तों
हाईएस्ट सरचार्ज रेट और इनकम टैक्स अबव ₹5 करोड़ टू बी रिड्यूस फ्रॉम 37% टू 25% अंडर न्यू रिजिम। जो सरचार्ज टैक्स था, जो कि हाईएस्ट जो था, वो 37% से घटाकर 25% अब कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आता है सिंप्लीफाइंग टैक्स बेनिफिट फॉर द इंडस्ट्री। इसके बारे में हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं दोस्तों। तो ये सारा वही था जो अभी मैंने आपसे बात करी। ओके, तो चलिए रुपीस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रुपीस कम फ्रॉम, हमें कहाँ से कितना किस सेक्टर से मिलता है, तो ये हम बात करेंगे। तो दोस्तों इनकम टैक्स सेक्टर से 15% पैसा गवर्नमेंट को रिसीव होता है, क्योंकि देखिए बजट का मतलब क्या होता है, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, दैट इज द बजट। ओके, ये क्या होता है, ये कंप्लीट बजट होता है। तो इनकम टैक्स 15%, ठीक है, तो 15% जो इनकम टैक्स है 15%, यूनियन एक्साइज टैक्स है 7%, कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि निगम के ऊपर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगता है उससे 15%, गुड्स एंड सर्विस टैक्स फ्रॉम द अदर टैक्सेस 17% आता है। इसके बाद बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज का 34%, नॉन टैक्स रिसिप्ट से 6%। नॉन टैक्स रिसिप्ट वो होते हैं जैसे कि आपने, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया, आपने लाल बत्ती तोड़ दी तो आपके ऊपर कुछ पैसे जुर्माने के रूप में लग गए, ये सारे एस्टीट वगैरह जो होते हैं। ठीक है, नॉन एस्टीट का मतलब बेनामी संपत्ति थी, उसका कोई वारिस ही नहीं था, तो अब वही जो भी थे उसके, वो भी, उनकी भी डेथ हो गई, तो वो। इसके बाद दोस्तों नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट 2% और कस्टम्स 4%। ठीक है, तो यहाँ से गवर्नमेंट को इतना पैसा क्या होता है, रिसीव होता है। रुपए गोज टू, कहाँ कितना जाता है। ठीक है, तो पेंशंस में 4% बचा। ठीक है, पेंशंस के मामले में 4%, अदर एक्सपेंडिचर 8%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 18%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 9% चला जाता है। सेंट्रल ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स होती हैं 17% पैसा जाता है। डिफेंस पर 8% पैसा खर्च किया जाता है। आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडीज पर 7% पैसा खर्च किया जाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिनमें सरकार, जो सेंट्रल स्कीम्स होती हैं, भले स्टेट के लिए की गई पर लेकिन उसमें सेंट्रल भी स्पॉन्सर करता है, तो 9% और इंटरेस्ट पेमेंट्स 20%। तो इतना पैसा हमारा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा भी हमारे लिए ज़रूरी है बच्चा ये जानना। तो चलिए इसके बाद एलोकेशन फॉर द स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, कि कौन सी मिनिस्ट्री को कितना पैसा एलोकेट किया जाता है। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.94 लाख करोड़ रुपए मतलब इस बार दिया जा रहा है, तो ये कितना है 5.94 लाख करोड़ रुपीस। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट 2.70 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.41 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ का, सॉरी गाइस ये थोड़ा बड़ा हो गया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 1.96 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर 1.78 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.60 लाख करोड़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 1.25 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 1.23 करोड़। ठीक है, तो ये रखा गया है। एक बार जस्ट हम करवाती हूँ गाइज अभी। तो बच्चा ये पैसा है जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को एलोकेट किया गया है। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान ना हो, ये जस्ट आपको मैं ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके बाद एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ फार्माटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिसका अभी जो मॉडल रखा गया है यहाँ पर, इसके जो बजट रखे गए हैं इतना इतना इसमें बजट रखा गया इन करोड़ में। पहले था 100 करोड़, अब यह है एक मतलब अब इसका जो करोड़ मतलब वो रखा गया है 1250 करोड़ का रखा गया है। जल जीवन मिशन 60,000 करोड़ का बजट रखा गया है इसमें। इसके बाद रखा गया था लास्ट में और अभी जो करंट में रखा गया वो 70,000 करोड़ का रखा गया जल जीवन मिशन पे। एकलव्य मॉडल स्कूल्स की बात करूं तो 2,000 करोड़ का लास्ट ईयर था और इस बार ये 5,943 करोड़ रुपीस का बजट इस बार इसमें रखा गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना 48,000 करोड़ का लास्ट ईयर बजट था, इस बार 79,590 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। तो कंपैरिजन भी हमने आपको कंप्लीट करके बताया है। स्कीम फॉर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग
फेम, यानी कि ये जितने भी व्हीकल्स वगैरह हैं, पहले इसका जो बजट था 2908 मतलब करोड़ का था, अब ये 5172 करोड़ का है रिसेंट। ठीक है, तो ये सारा इसमें बताया गया है। इसके साथ साथ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, तो कितना गवर्नमेंट का रिसिप्ट है, कितना उसका एक्सपेंडिचर है, वो भी बात कर देते हैं। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ये लाख करोड़ में है। रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट को 2000, यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट को 2000, अगर मैं बात करती हूँ किसमें, 2022 में एक्चुअल जो थी, ठीक है, एक्चुअल 21.7 लाख करोड़ रुपीस गवर्नमेंट को 2022 में, ठीक है, तो मतलब ये मतलब वो किया गया और इतना अभी एस्टिमेटेड किया जा रहा है 26.3 लाख करोड़ गवर्नमेंट को आएगा। इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट का 18.7 जो लाख करोड़ है गवर्नमेंट, ऐसा करिए ये एस्टिमेटेड है गाइस कि इतना रखा जाएगा। इसके साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 35 लाख करोड़ अभी माना जा रहा है कि इतना खर्चा होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 13.7 लाख करोड़ का ये माना जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं यहाँ पर ही ओवर करूँगी और आपके साथ मिलूंगी अब अगले वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको एंटायर बजट समझ आ गया होगा और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विल लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच गाइस।